Hello, friends. Welcome to the Feedback IS platform. Today we have Shakil Ahmed, IPS officer. He is he has achieved achievements in his life. Whatever targets he set, he achieved his targets. So this is the achievement that you set your targets and you achieve them. So this is the achievement. This is the success. Let's try to understand this success from the words of Shakil Ahmed, IPS officer. सर शकील सर, हमें आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और इस एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया कब आपने आईपीएस ऑफिसर या सिविल सर्विसेज के लिए सोचा और कब आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की? मैं शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है शाहजहांपुर, वहाँ पे एक टाउन है तिलक, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। तो जब अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, उसी टाइम पे ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करूंगा। उस टाइम पे नूरुल हसन भाई का सिलेक्शन हुआ था और मैं अपने ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में ही था, तो उनसे ही मैंने गाइडेंस लेकर के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो 2-4 साल मैंने थोड़ा सा अपने आप से पढ़ा, फिर दिल्ली आकर के मैंने प्रिपरेशन शुरू किया। 1-2 अटेम्प्ट्स दिए तो मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ स्टार्टिंग में, फिर मैंने गैप लिया, प्रॉपर मेंस की प्रिपरेशन करी और फिर मैं जामिया आरसीएम में रहते हुए मेरे 4th अटेम्प्ट में मुझे 2024 का जो सीएसई था उसमें 506 रैंक आई और सर्विस एलोकेशन में आईपीएस में। बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को देखना चाहते हैं कि वो भी सिविल सर्वेंट्स बने। वो गाइडेंस के लिए दे लुक टुवर्ड्स सिविल सर्वेंट्स जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, वहां से कुछ मोटिवेशन मिल जाए, कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स के मन में ख्याल रहता है वो ये रहता है कि प्लानिंग और प्रिपरेशन दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, कि आप एक प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्लानिंग के साथ कर रहे हैं या प्लानिंग के बिना कर रहे हैं। आपको जो इनिशियली सक्सेस नहीं मिली, क्या वहां पे आपको लगता है कि प्लानिंग का कोई रोल था कि जो आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पाए? जी, देखिए कहीं न कहीं अगर देखा जाए प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है और आपके 3 स्टेजेस हैं टोटल मिला करके, प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। और जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं हर किसी की अपनी पर्सनल कैपेसिटी होती है, उसके पर्सनल जो है एक्सपर्टीज होती है। कुछ लोग प्री में बहुत स्मार्ट होते हैं, कुछ मेंस में स्मार्ट होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी टेस्ट में होते हैं। तो होता क्या है कि आपके पास जो पूरा ईयर होता है जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अमूमन हम मान के चलते हैं कोई जो भी कैंडिडेट है वो अभी फ्रेशर है, फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट है, तो उसके पास पूरा साल है। तो अगर वो प्लान अपना इस हिसाब से नहीं करेगा कि प्री और मेंस को दोनों को लेकर के नहीं चलेगा, तो प्री तो उसका क्वालिफाई हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं फिर वो जो मेंस का जो 3 महीने गैप मिलेगा उसमें प्रिपरेशन उतनी स्मूथ नहीं रहेगी और वो स्ट्रगल क्या करेगा और देयर आर हाई चांसेस कि मेंस क्वालिफाई ना हो। सेम थिंग मेरे साथ हो रही थी कि बैक टू बैक 2 अटेम्प्ट मेरा प्री तो क्वालिफाई हुआ था, बट मेरी मेंस की प्रिपरेशन उतनी ऑप्टिमम नहीं थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मेरे मेंस में मार्क्स कट ऑफ से 10-5 नंबर नीचे आ रहे थे। फिर मैंने ईयर गैप लिया, प्रॉपर प्लानिंग की कि मैं मेंस का पूरा प्रिपेयर करूंगा और उसके बाद जब मैंने अटेम्प्ट दिया तो हालांकि थर्ड अटेम्प्ट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मुझे इंटरव्यू कॉल आया और मेंस में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे। फिर उसी पे और काम करते हुए 4th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। तो समिंग अप कि जो भी एक न्यू एस्पिरेंट है उसको इनिशियली जो पहला साल वो प्रिपेयर करता है तो पूरा प्लान करके कि किस चीज को, किस सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन से टॉपिक को कितना वक्त देना है, प्री को कितना वक्त देना है, मेंस को कितना वक्त देना है, और साथ ही साथ कि कितना रिवीजन करना है, कब रिवीजन करना है, सीसेट कब करना है, ये सारी चीजें उसे प्लान करनी ही पड़ेंगी अगर उसको इस प्रोसेस में अर्ली सिलेक्शन चाहिए और इस प्रोसेस को स्मूथ बनाना है। वेरी वेरी ट्रू शकील भाई, वेरी ट्रू कि अगर आप अपने प्रीलिम्स, अपने मेंस और अपने सीसेट पेपर को प्लान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे 2000 मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। 2019 तक सीसेट बहुत इजी आता था। फिर उस टाइम पर क्या होता था कि अमूमन लोग प्रिपरेशन जब करते थे तो सीसेट को बहुत लाइटली लिया करते थे, उसको प्लानिंग नहीं करते थे सीसेट को। फिर 20 में टफ हुआ और 23 का इतना टफ आया कि मेजोरिटी लोग जीएस की वजह सीसेट में फेल हो गए, कि जीएस की कट ऑफ 70s में चली गई। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और उसको प्रॉपर प्लान करके उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा, किसी भी चीज को आप छोड़ नहीं सकते। राइट, कि स्टार्टिंग आपने की और आपकी स्टार्टिंग में तीनों कंपोनेंट्स प्लानिंग में होने चाहिए, प्रीलिम्स, मेंस और सीसेट। अगर आपने कहीं भी छोड़ा तो आप कंपटीशन से बाहर हैं।
बिल्कुल अमूमन क्या बिल्कुल होता कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सब पढ़ रहे हैं, सब डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं। तो अगर आपने रियलिटी चेक नहीं लिया, जैसे फॉर एग्जांपल सीसेट की बात कर लेते हैं या मेंस की बात कर लेते हैं, आंसर राइटिंग की बात कर लेते हैं, कि आपने पढ़ा तो बहुत है बट आप लिखते ही नहीं है कभी। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि जो पूरी पूरी साल किताबों को पढ़ते रहते हैं, उस अंडरलाइन करते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, बट कभी आंसर लिखते नहीं है। तो वो पक्का मतलब देयर आर हाई चांसेस कि वो मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आपको वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज की एक अपनी वैल्यू है, हर स्टेज की अपनी वैल्यू है। वो आपको करना ही पड़ेगा। बिना आंसर राइटिंग के आप मेंस नहीं निकाल सकते, बिना मॉक लगाए, बिना पीवाई के आप प्री नहीं निकाल सकते, और बिना अपनी पर्सनैलिटी डेवलप किए आप पर्सनल टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। वेरी ट्रू। मुझे यहाँ पे सॉक्रेट्स फिलोसफर याद आ गए हैं कि जो बात आपने बोली वो बात उन्होंने कितने साल पहले बोल दी कि अगर आप नॉलेज गेन नहीं करेंगे जी और उसमें मेथड ऑफ इंक्वायरी यूज नहीं करेंगे तो कभी भी आप अपने बिलीफ को क्वेश्चन नहीं करेंगे, कभी भी आप अपने आप को सही नहीं कर सकते। सो ये एक एक आपने बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल बात की है कि अमूमन ऐसा होता है कि यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि जो स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नॉलेज गेन करते रहें तो वो आपको सक्सेस नहीं देगा, क्योंकि सभी बच्चे लगभग वही किताबें पढ़ रहे हैं, वही इसमें इंफॉर्मेशन है, बट जो मिसिंग पॉइंट है वो स्किल्स पार्ट जी, है और कि इसमें ये हम। भी बहुत जरूरी है इसमें जी जी। जी, इसमें ये भी बहुत जरूरी है कि हमें रियलिटी चेक मिलता रहे, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर हम कोई किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त थे, वो हिस्ट्री इतना पढ़ा करते थे, आर्ट एंड कल्चर इतना पढ़ा करते थे, उन्होंने पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ ली, लेकिन हकीकत ये है कि वहां से क्वेश्चन तो 4 ही 5 आने आर्ट एंड कल्चर के। तो आप उतना टाइम उसको नहीं दे सकते। तो आप जो पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसमें कितना एफर्ट्स लगाना है। आपको जितना टाइम एक सब्जेक्ट को देना है उससे ज्यादा टाइम, क्योंकि यूपीएससी को यहाँ पे स्कॉलर्स नहीं चाहिए। यूपीएससी को चाहिए कि बिल्कुल एक बिल्कुल। इंटेलिजेंट पर्सन हो, जो हम सिखाएं वो सीख ले और अपनी इंटेलिजेंस को यूज करना सीखे, जो एक नॉर्मल ह्यूमन यस, बींग्स में होनी चाहिए। यही पर्पस और है आपकी डाइवर्स एजुकेशन का। नॉलेज, दे आर नॉट चेकिंग योर डेप्थ, दे आर चेकिंग योर कि आपका जो नॉलेज है उसमें डाइवर्सिटी कितनी है। वो डाइवर्स नॉलेज होनी चाहिए। डेप्थ एक ऑप्टिमम लेवल की डेप्थ चाहिए आपको कंटेंट में, आपके नॉलेज में, लेकिन बहुत ज्यादा डेप्थ अदर देन ऑप्शनल आपको नहीं चाहिए। वेरी ट्रू। प्लानिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है यूपीएससी के लिए। अगर प्लान नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम कंपटीशन से आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ एस्पिरेंट्स इज फोकसिंग ऑन प्रीलिम्स। मेंस की कोई तैयारी यस नहीं यस यस। करता है, और मेंस में आपको ज्यादा से ज्यादा स्किल्स की जरूरत है। तो आपने और शकील भाई मेंस अगर स्किल्स मेंस कैसे डेवलप अगर की? मेंस आप अगर मेंस आपका प्री से पहले 70-80% रेडी नहीं है, तो 99% चांस है कि आप मेंस फेल हो जाएंगे। क्योंकि फिर उन 3 महीने में क्या होता है कि आप प्रिपरेशन ही करते रहते हैं, आप सिलेबस ही कंप्लीट करते रहते हैं। जब मेरे इनिशियल पहला और दूसरा जो अटेम्प्ट था, तो इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम यही हुई थी कि जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला होता था मेंस का, तब तक मैं सिलेबस ही कंप्लीट कर रहा होता था। मतलब रिवीजन या आंसर राइटिंग वो तो बहुत अलग की बात रह गई कि एक दो मॉक लगा लिए या एक आध ऐसे लिख लिया, एक दो ऑप्शनल के पेपर लिख लिए, सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हो पाता था। तो जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैंने अपना एनालिसिस वगैरह किया, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेंस की प्रिपरेशन अभी रुकी हुई है। तो उस टाइम पे मेरे एक सर से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब कोई भी इंसान आंसर लिख रहा होता है एक ही क्लास में, अगर एग्जाम चल रहा होता है, तो वहां पर 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग आंसर लिख रहे हैं, तो वो 20 लोग अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका फोकस होता है कि सिर्फ पेपर टाइमली कंप्लीट हो जाए, कुछ तो क्वेश्चन भी छोड़ रहे होते हैं कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन या 19 क्वेश्चन कर रहे होते हैं। कुछ का टारगेट होता है कि हम जैसे तैसे कंप्लीट कर लें पेपर को। कुछ का टारगेट होता है कि हम पेपर को कंप्लीट करें और अच्छे आंसर्स लिखें। और फिर एक आते हैं जो सबसे एडवांस होते हैं, जो ऑलरेडी इतना प्रिपेयर करके आते हैं, उन्हें पता होता है कि अगर इस जो है थीम पे क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखूंगा, मैं उसका कंक्लूजन ऐसे लिखूंगा, और मेरे मेन बॉडी में इतने पार्ट्स होंगे, मेरे सब पार्ट्स ऐसे होंगे, मेरा प्रेजेंटेशन ऐसा होगा। तो हमें जो स्टेज 1 वाले जो स्टूडेंट हैं, जो अभी क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, या जो स्टेज 2 वाले हैं जो हार्डली पेपर कंप्लीट कर पा रहे हैं, हमें स्टेज 4 पे पहुंचना है कि हम प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि हमें पता होना चाहिए कि एथिक्स का अगर XYZ ये क्वेश्चन आया है, तो इसका इंट्रोडक्शन ऐसे होगा, इसका कंक्लूजन ऐसे होगा। केस स्टडी आई है तो मुझे इसमें ये पार्ट्स डालने हैं, मुझे इस तरीके से इसका
कंक्लूजन डालना है, मुझे इस तरीके से इसमें वे फॉरवर्ड डालना, अगर कोई मेंस का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो प्लानिंग करनी पड़ेगी। और उस प्लानिंग के लिए सबसे पहले पूरे सिलेबस को तैयार करना पड़ेगा, उसको तैयार करने के साथ साथ उसके माइक्रो नोट्स बनाने पड़ेंगे, आंसर्स लिखने पड़ेंगे पीवाईक्यू खासकर पिछले 5 साल के, और उनको किसी भी मेंटोर के थ्रू या अपने सीनियर के थ्रू, किसी दोस्त के थ्रू उनको आप दिखा दें कि क्या मैंने सही लिखा है, उनसे चेक करवा लें, रियल टाइम में चेक करवाएं, वो ज्यादा बेटर होता है। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, आप खुद सीख जाएंगे, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन की डिमांड है वो मैंने पूरी करी या नहीं करी। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार करें तो मेंस का स्कोर ऑटोमेटिकली जंप हो जाएगा। वेरी ट्रू, ये चीज मैंने भी एक्सपीरियंस की थी कि अगर जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो 3 घंटे का पता ही नहीं चलता है और आप कुछ सोच नहीं सकते। बिल्कुल जो आप पहले से अगर करते आए द हैं वही कर मोमेंट सकते हैं। अगर द मोमेंट अगर आप वहां पर सोचने लग गए, अगर आपने सोचने लग गए और आप 1 मिनट भी आपने वहां पर दे दिया, और ऐसा करते 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 अगर आपने 10 क्वेश्चंस में 1 मिनट दे दिया, तो आपके 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज होंगे और 5 नंबर कम से कम मिनिमम आपके, मिनिमम बोल रहा हूं मैं, कम से कम 5 नंबर आपके डाउन हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम सारे पेपर में अप्लाई कर दें तो आपको सिलेक्शन से और रिजेक्शन तक का सफर है। शकील भाई, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स का कि करंट अफेयर्स जो बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, पर उसको कंसोलिडेट करना सबसे बड़ा चैलेंज है। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी कि पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको याद है, आपने उसको यूटिलाइज किया, आप उसने उसको मेमोराइज किया? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? देखिए, करंट अफेयर्स के बारे में अगर मैं बात बताऊं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है प्रिपरेशन में, प्री और मेंस दोनों की अपनी अलग स्ट्रेटजी है। प्री में क्या होता है कि आपको नहीं पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं, और अगर लास्ट फ्यू इयर्स का हम ट्रेंड देखें तो करंट अफेयर के जो वेटेज है काफी ज्यादा कम हो गया है, ठीक है। और जो क्वेश्चंस आ भी रहे हैं, अगर मान लें फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो बिल्कुल ही बाउंसर है, वो आपको नहीं पता कहाँ से हैं। आप करंट अफेयर्स को याद कर ही नहीं सकते, ये तो अपने जहन से निकाल दे जो भी एक एस्पिरेंट है, करंट अफेयर्स को पूरी तरीके से आप याद नहीं कर सकते हैं। प्री में क्या होता है कि इतना डाइवर्स चीजों से पूछते हैं, तो जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर आप डेली पढ़ते रहें, इसके अलावा किसी भी इंस्टीट्यूट की आप मैगजीन ले लें जो कंसोलिडेट करके 100 पेजेस का करंट अफेयर्स देते हैं, आप उसको एक बार पढ़ लें और 1-2 बार आप उसको जो है रिवाइज कर लें एग्जाम टाइम में। होगा क्या, जब प्री का क्वेश्चन आता है तो कुछ क्वेश्चंस तो करंट अफेयर में बहुत इजी होते हैं कि आपको पता है कि हाँ इसका आंसर ये है, बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमने देखा था, ठीक है। तो जो आपने ये मैगजीन पढ़ी और न्यूज़पेपर पढ़ा है, तो प्री में आपको 100% चीजें याद नहीं आएंगी। वो चीजें जो आपने पढ़ी थी कि आपको ऑप्शन देख के याद आ जाए कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा। और 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो किसी को भी नहीं आ रहे होते हैं, तो उसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। कट ऑफ कोई 150 या 160 नहीं जा रही है, कट ऑफ नियर अबाउट 50% या उससे नीचे ही रहती है। तो ऐसे क्वेश्चंस के चक्कर में अगर हम 2-4 सोर्सेज और पढ़ लें, 1000-2000 पेज और पढ़ लें, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। मेंस में क्या होता है, मेंस का ये सीन है कि मेंस इज वेरी प्रेडिक्टेबल। मेंस में आपको पता है कि क्वेश्चंस कहां से आने हैं, तो मेंस के लिए आपके पास मटेरियल बहुत लिमिटेड मटेरियल होता है, तो उसको ही डिटेल में पढ़े। मेंस में जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने होते हैं, अगर कोई नया एक्ट आया है, देयर 99% चांस वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर कोई हिस्टोरिक समिट इंडिया में हुई है तो 99% चांस है वहां से कुछ आएगा ही आएगा। इसरो में अगर कुछ अचीवमेंट हुआ है तो क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा। तो मेंस अगर आप देखें तो 4-5 साल का अगर एनालिसिस करें, एक्सपीरियंस एनालिसिस करें उसका, तो कहीं ना कहीं जो उस साल बहुत बड़े करंट इवेंट्स होते हैं वही मेंस में क्वेश्चन आते हैं। मेंस में कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि आउट ऑफ ब्लू कहीं कुछ हुआ हो जो बिल्कुल किसी एक न्यूज़पेपर ने कहीं छोटा मोटा कवर किया हो और उसको उन्होंने 15 मार्क्स में पूछ दिया हो, ऐसा रेयरली चांस है। करंट अफेयर मेंस में वही पूछेगा जो बहुत ज्यादा करंट में था, बहुत पूरी साल चर्चा का विषय बना हुआ था। एक और क्वेश्चन है एस्पिरेंट्स का, करंट अफेयर्स के ओरिएंटेशन से उससे रिलेटेड तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और शायद एस्पिरेंट्स इस स्ट्रैटेजी को फॉलो भी करें क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। मेंस में इतनी डिफिकल्टी नहीं रही थी, बस आपके पास आंसर राइटिंग स्किल्स होने चाहिए तो आप उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स का कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज उनकी सब्जेक्ट है, तो मैथमेटिक्स का कोई बैकग्राउंड उनका रहता नहीं है। अगर 10th क्लास तक भी उन्होंने पढ़ी है तो उसके बाद उनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो उस चीज को वो कैसे टैकल करें? सीसेट के लिए? जी, सीसेट के लिए।
देखिए सीसेट का जब मैंने एनालिसिस किया तो हालांकि मुझे तो ऐसा कोई इशू आया नहीं था मैथ और रीजनिंग में, वो तो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया था। बट कहीं ना कहीं जब मैं बहुत सारे एस्पिरेंट से मिला या जो मेरे साथ के दोस्त थे जो ह्यूमैनिटीज से थे, तो मैंने जब उनको समझाया कि सीसेट कैसे निकालना है, तो फिर मैंने उसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। वो ये है कि आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू आर वेरी एडवांस इन मैथ और रीजनिंग, अगर आपको सारे के सारे क्वेश्चन आते हैं, इन दैट केस भी आप किसी भी सूरत में ऑन एन एवरेज अगर हम एक एस्पिरेंट को लेकर चलें 50 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। आपके 2 घंटे खत्म हो जाएंगे। कभी कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम पेपर सॉल्व करते रहते हैं, हम लास्ट के 20 क्वेश्चन में पहुंच ही नहीं पाते हैं और हमारा टाइम खत्म हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में लिया जाए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ह्यूमैनिटीज से है, अब 28 27 जो है वो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने हैं, पैराग्राफ आने हैं। तो अब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से तो वो तो आपको मस्ट है, वो तो करना ही पड़ेगा। 27 28 उसमें से अगर आपने अच्छे से जो है उसको प्रिपेयर किया है तो 22 क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। अब कहानी आती है उनके लिए जिनकी मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ 10 क्वेश्चंस की आती है। अब उस केस में आपको क्या करना है, वहां पे पैनिक नहीं करना है। जैसे जो मैं मानता हूं जो सीसेट का सबसे टफेस्ट पेपर आया था, 23 का सबसे टफेस्ट पेपर था, बट उस पेपर को अगर ठंडे दिमाग से देखा जाए तो जो 50 या 52 जो मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन थे उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन काफी इजी निकल के आ जाएंगे। तो जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये लेकर नहीं आए कि हमें सब कुछ तैयार करना है, ये लेकर आए कि चूंकि हमारा मैथ बैकग्राउंड नहीं है, हमें रीजनिंग अच्छे से नहीं आती है, तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो इजिली प्रिपेयर हो जाएंगे, बस उनको प्रिपेयर करना है ताकि हम एग्जाम हॉल में 15 से 20 क्वेश्चंस कर सकें। क्योंकि मैथ और रीजनिंग अगर हम क्वेश्चंस करते हैं उनका आंसर आता है तो 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक ही होगा। कॉम्प्रिहेंशन में ऐसा होता है कि ठीक है अगर आप आंसर लगा रहे हैं तो आप श्योर नहीं होते, लेकिन मैथ में तो वो वैल्यू आ रही होती है, तो उसमें ये है कि आपका आंसर ठीक होगा। तो थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बनाए कि आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन सिर्फ 20 या 15 क्वेश्चन ही हमें करने हैं। वो आप टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए जो इजिली प्रिपेयर हो सके, और ये हर इंडिविजुअल पे वेरी करेगा। किसी के साथ जो है नंबर सिस्टम इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, किसी के साथ जो है वो प्रोबेबिलिटी किसी से हो जाएगी। जैसे मैं पर्सनली बताऊं, मुझसे मेरे पास जब मैं सीसेट क्वेश्चन करने बैठता था तो मुझे पता था कि मैं 80 नहीं कर सकता हूं। तो जैसे मैं क्वेश्चन देखता था परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, मैं उसको क्रॉस करके आगे बढ़ जाता था, मैं उसको पढ़ता ही नहीं था। मैं पहले से डिसाइड करके जाता था मुझे किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो इजिली मेरे 45 to 48 हर अटेम्प्ट में हो जाते थे। वेरी ट्रू। बट फिर भी कि अगर एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड स्टूडेंट है उसको सीसेट स्टार्ट करना है, उसको फंडामेंटल्स से स्टार्ट करना है, तो वो अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉन्फिडेंस में रहते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमारा तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है और इंग्लिश हमारी बहुत अच्छी है तो हम इजीली क्रॉस कर जाएंगे, पर जब एग्जाम में जाते हैं तो वो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। देखिए इसके पीछे 2-3 वजहें हैं। पहली चीज तो ये है कि सीसेट पूरा साल लोग जीएस की प्रिपरेशन करते रहते हैं, सीसेट की प्रिपरेशन करते नहीं है, ठीक है। और जो ऐसा कि आपने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है वहां जाते हैं, होता क्या है कि जब सीसेट का पेपर सॉल्व भी कर रहे होते हैं तो अपने रूम पे सॉल्व कर रहे होते हैं, लाइब्रेरी में सॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जाम वाले दिन क्या होता है कि पेपर होता है सेकेंड शिफ्ट में, और मई के मंथ में अमूमन जो है वो एग्जाम होता है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तो ऑलरेडी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो जो मॉडरेट क्वेश्चन भी होता है वो भी हमें वहां पे टफ लगने लगता है और टाइम कॉन्स्टेंट होता है अलग से। तो मैं एस्पिरेंट्स को यही कहूंगा कि आप क्या करो कि 4 से 5 साल के पीवाईक्यू उठाओ, पेपर उठाओ, एज इट इज पेपर उठाओ और पेपर को सॉल्व करो, ठीक है, अगर जितना भी आप कर पा रहे हो, और उसी सिचुएशन में सॉल्व करो जैसा कि एग्जाम होता है। जैसे अगर आप मॉर्निंग पर्सन है, आप सुबह 7-8 बजे उठते हैं, तो आप रोज मतलब हर दिन 2.5 से 4.5 लगातार 5 दिन तक आप पिछले 5 साल के पीवाईक्यू करो और उसका आप एनालिसिस करो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप कहां पर गलतियां कर रहे हैं। क्या आप कॉम्प्रिहेंशन में गलती कर रहे हैं, या आप मैथमेटिक्स में गलती कर रहे हैं, या आप रीजनिंग में गलती कर रहे हैं, वो अपनी डायरी में जॉट डाउन करते रहो। जहां पर गलती हो रही है बस उस एरिया को पकड़ना है और उसका बेसिक से जो बुक मिल जाए आपको उससे कर लीजिए, या कोई भी सेशंस मिल सकते हैं वहां से, या कोई मेंटोर मिल जाए तो वहां से आप उसको तैयार कर सकते हैं। बट ये पता होना चाहिए कि हम गलती कर कहां पे रहे हैं, तो उसके लिए पिछले 5 साल के पेपर्स को उठा करके और उसी सिचुएशन में कि आप सुबह से पढ़ रहे हैं 2.5 से 4.5 जो एग्जाम होता है वो 2.5 से 4.5 आप लगातार 5 दिन तक 5 पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रिपरेशन इज एसे। एसे लिखना एक चैलेंज है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो जीएस जनरल स्टडीज की इंफॉर्मेशन हमने ग्रैब की है, एक्वायर की है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बस टॉपिक आया उस इंफॉर्मेशन को हमने लिख दिया, जो हमारे दिमाग में हमने उसको लिख दिया।
हमने आइडियाज जनरेट नहीं किए, थीसिस नहीं बनाए, वो प्रैक्टिस, वो स्किल्स क्या हम प्रीलिम्स एग्जाम के बाद अगर उसको स्टार्ट करें, क्या हम उसको कर सकते हैं, या हमें पहले से ही कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखनी चाहिए कि हम पूरा साल कुछ ना कुछ ऐसे का करते रहे? देखिए, ये टॉपिक तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं खुद ऐसे में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैंने। और जो मेरा 2024 का अटेम्प्ट था, इसमें भी मैंने सबसे ज़्यादा एफर्ट्स ऐसे में ही लगाए, लेकिन मेरे मार्क्स नहीं आए। ये एक रियलिटी है। मेरे मार्क्स लगातार 4 बार डाउन होते गए। पहली बार मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, दूसरी बार डाउन होते गए। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो रिक्वायरमेंट है ऐसे की, वो मैं मिस कर रहा हूँ। अब उसके लिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप जो प्री और मेंस के बीच का गैप है उसमें आप 100% तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैंने कोशिश करी, मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो 3 महीने के बजाय पूरा साल हफ्ते में एक दफा या 10 दिन में एक दफा एस्से को लेकर के और किसी मेंटोर से गाइडेंस लेना बहुत जरूरी है। ट्रू, वेरी ट्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऐसे का, कि उन बच्चों के लिए जो इस कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हम एस्से प्रीलिम्स के क्वालिफाई एस्से का वेटेज 250 है। और हम ज्यादातर एस्पिरेंट्स ये गलती करते हैं कि एस्से को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल हम GS3 की बात कर लें, GS3 में इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर पूरा पढ़ते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, हम दुनिया भर की चीजें पढ़ते हैं। वो 250 मार्क्स का है, और एस्से भी 250 मार्क्स का है। और एस्से में वेरिएशन 60 नंबर से लेकर के 160 नंबर तक का है। तो इतना वेरिएशन है कि आपको रैंक 1 से लेकर के और बिल्कुल लास्ट तक ला सकता है वो ऐसे। तो मुझे लगता है कि ऐसे में बहुत ज्यादा एफर्ट्स देने चाहिए। और ऐसे एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद से बहुत अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकते। यू नीड अ मेंटर फॉर दैट, जो आपके ऐसे को देखे और आपको बताए कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। डिफिकल्टी बिफोर स्टूडेंट्स इज दैट कि वो कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें। कोई कहता है कि PSIR लें, कोई कहता है पबेड लें, कोई फिलोसफीज, मतलब कि मार्क्स वेरी करते हैं हर साल। और क्या ये एक वजह होनी चाहिए कि PSIR में बहुत ज्यादा मार्क्स आते हैं तो इसीलिए हम PSIR ऑप्शनल ले लें, या फिर इस चीज को देखें कि हम किस में ज्यादा सुटेबल हैं? नहीं, ये कहना तो बहुत ही गलत है कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी में 2-4 लोग हैं, अगर आपने मार्क्स देख लिए कि ठीक है इसमें 310 या 320 आए, हम ये ऑप्शन ले लेते हैं, ये तो बहुत एब्सर्ड सी बात है। ऐसा हरगिज नहीं है कि अगर किसी एक के मार्क्स आ गए तो आपके भी मार्क्स आएंगे। पहली बात तो क्या होती है कि ऑप्शनल के मार्क्स को लेकर के हमारे पास बहुत रफ डेटा होता है। हम क्या होता है कि 2-4 लोग के हमने मार्क्स देख लिए कि चलो ठीक है, इसके जो है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम है, हम ये ऑप्शनल ले लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें सबके मार्क्स कम आ रहे हो, और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं होता जिसमें सबके मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हो। हर ऑप्शनल में मार्क्स 300 भी आते हैं और हर ऑप्शनल मार्क्स 200 से नीचे भी आते हैं। वो डिपेंड ये करता है जो भी कैंडिडेट है उसने अपने आंसर्स कैसे लिखे और उसने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी है। अब रही बात कि हमें ऑप्शनल लेना कैसे चाहिए, तो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने भी इधर देखा जब मैं भी प्रिपरेशन फेज में था, तो ऑप्शनल वही चूज करना चाहिए जो हमारे सीनियर्स भी हमेशा बोलते आए हैं। और ये रियलिटी है, ये आप फील करेंगे जो भी पेरेंट्स हैं। हमें ऑप्शनल वही चूज करना चाहिए जिसमें हमें इंटरेस्ट हो सकता है कि हमारी ग्रेजुएशन एक्स सब्जेक्ट से हो, हम ऑप्शनल अपना वाई ले लें। अमूमन ऐसा होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स के साथ ऐसा होता है कि वो ग्रेजुएशन में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं इंजीनियरिंग में, उसको अपना ऑप्शन लेते हैं, वो ह्यूमैनिटीज की तरफ जाते हैं। अब ह्यूमैनिटीज में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, PSIR हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पबेड हो गया। अब उस टाइम पे ये चाहिए हमें कि हमें इंटरेस्ट किस में आ रहा है। मैं इसको इस बात से ऐसे बोलूंगा कि जैसे GS ऐसा होता है कि आपने एक साल GS पढ़ लिया तो आप मोर और लेस आपने तैयार कर लिया, आपकी तैयारी होगी, बस आपको करंट इवेंट्स और जो भी करंट अफेयर्स वगैरह चल रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो सब ऐड करना है। बट ऑप्शनल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जैसे मान के चलते हैं कि कोई एक न्यू एस्पिरेंट है और उसका बहुत अर्ली सिलेक्शन होता है। अर्ली सिलेक्शन सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट को भी अर्ली ही माना जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी होता है, बट एक जनरल सिचुएशन लेकर के चलते हैं। एवरेज अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट है सिलेक्शन का, एवरेज इज 28 ईयर्स है सिलेक्शन की। तो हर एक एस्पिरेंट मान के चले कि बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो में भी उसे 2-3 अटेम्प्ट लगने ही है, और 2-3 अटेम्प्ट के लिए उसे 3 से 4 साल अपना ऑप्शनल पढ़ना पड़ेगा। अब GS में क्या होता है कि GS पढ़ने में थोड़ा सा आसान होता है, GS में डेप्थ ज्यादा नहीं होती है, तो दिमाग बहुत ज्यादा लगाना नहीं होता है, तो वो 3 से 4 साल आसानी से आप निकाल सकते हो उसको। लेकिन ऑप्शनल में चूंकि डेप्थ है, तो आप उसी सब्जेक्ट को 3-4 साल पढ़ सकोगे जिसमें आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होगा। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप 1 साल के बाद उसको नहीं पढ़ सकते। तो उसी सब्जेक्ट को अपना ऑप्शनल चूज करिए जिसमें आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है। मार्क्स हर सब्जेक्ट में आते हैं, चाहे जो भी ऑप्शनल हो। अगर हिस्ट्री है
बहुत सारे हिस्ट्री मार्क्स नहीं आते हैं, बट जो उसमें एफर्ट्स लगाते हैं, जिनको इंटरेस्ट है, उसको हिस्ट्री में मार्क्स आते हैं। मेरा ज्योग्राफी है, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जो ज्योग्राफी में स्ट्रगल कर रहे थे, उनके मार्क्स नहीं आ रहे थे, बट ऐसा नहीं था कि दूसरों के नहीं आ रहे, दूसरों के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक सब्जेक्ट में आ रहे हैं और किसी एक सब्जेक्ट में नहीं आ रहे हैं। मार्क्स हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपने उस सब्जेक्ट को कितने इंटरेस्ट से पढ़ा और उसकी प्रिपरेशन कितनी डीप प्रिपरेशन आपने करी और उसकी आंसर राइटिंग आपने कितनी अच्छे से करी। बहुत ही फंडामेंटल सी बात है कि हर स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाता है, और एक स्ट्रेटजी बनाना मुझे लगता है कि एक पर्सनल ओरिएंटेशन है, एक पर्सनल इंडिविजुअल का एफर्ट है। यूजुअली क्या होता है कि हम टॉपर्स को देखते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को सुनते हैं, समझते हैं। क्या हम किसी की स्ट्रेटजी को कॉपी कर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो सभी रैंक 1 होते। नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अगर आप एनालिसिस करने बैठेंगे, सभी का डाइवर्स बैकग्राउंड है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़े हैं, फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज में उन्होंने काम किया, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने ही टाउन से, अपने ही गांव से ग्रेजुएशन किया है, वो भी कॉलेज ना जा करके प्राइवेट उन्होंने जो है वो ग्रेजुएशन किया है। बहुत सारे बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने जैसे तैसे करके अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, लेकिन सब सेम फील्ड पे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इस जगह पर आकर के अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई इंसान ऐसा है जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज में काम भी किया हुआ है और फॉरेन रहा हुआ है, ठीक है, तो अब उसके कम्युनिकेशन स्किल्स अलग होंगे। एक इंसान जो एक गांव से उठ के आता है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स दूसरे होंगे। तो अगर वो गाइड करने बैठ जाए इंटरव्यू के लिए और वो इंसान ये कह दे कि नहीं, तो मुझे कोई ज्यादा प्रिपरेशन नहीं करी मैंने, मैं तो गया और मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैं चला आया। चूंकि उसको इतना एक्सपोजर है, बाहर रहा हुआ है, मल्टीनेशनल कंपनीज में उसने काम किया हुआ है, तो उसको उस चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट उठ के आया है, उसको वो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो अगर वो उसको कॉपी करता है तो वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। या फिर मान ले फॉर एग्जांपल कोई इंसान ऐसा है जिसकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत कम आंसर राइटिंग करते हैं, मार्क्स अच्छे आते हैं, बट उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। हर किसी की राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं होती हैं। तो किसी भी एक इंसान की आप स्ट्रेटेजी को कॉपी नहीं कर सकते हैं। कुछ चीजें कॉमन होती हैं कि भाई क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, कैसे ऑप्शन चूज करना चाहिए, कैसे मेंस के आंसर राइटिंग करना चाहिए, हमें वो सुनना चाहिए। बाकी हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हमारी क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। स्ट्रेटजी इज वेरी पर्सनल ओरिएंटेशन। हर किसी को अपनी स्ट्रेटजी को मॉडरेट करते रहना चाहिए। दैट इज वेरी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा और सजेशन शकील भाई, आपका चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ये भी बताएं कि क्या वर्किंग प्रोफेशनल्स को जॉब छोड़ने की जरूरत है प्रिपरेशन के लिए? देखिए इसमें मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, क्योंकि मैंने कोई ऐसा जॉब नहीं की थी ग्रेजुएशन के बाद। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1 साल टाइम देना पड़ेगा प्रिपरेशन को। 1 साल अगर आपने इफेक्टिव टाइम दे दिया, आपने अपना प्री और मेंस तैयार कर लिया, और मान लीजिए कि उस साल आपका सिलेक्शन नहीं होता है, जो साल आपने गैप लिया है, उसके बाद आप काम कर सकते हैं। और फिर एक बार जब आपकी तैयारी हो जाती है, आपका ऑप्शन वगैरह तैयार हो जाता है, आपका जीएस मेंस की आंसर राइटिंग वगैरह आप सीख लेते हैं, ठीक ठाक प्रिपरेशन हो जाती है, तो फिर आपको 4-5 घंटे ही चाहिए रोज के, बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। तो एक बार आपने 1 साल का गैप लेकर के तैयारी कर ली, उस साल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो स्टेट पीसीएस में सर्व कर रहे होते हैं और एग्जाम निकाल लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं, एग्जाम निकाल लेते हैं, तो उसके पीछे उन्होंने 1 आध साल अपना एग्जाम को दिया होगा, फिर उन्होंने अपनी जॉब को कंटिन्यू किया होगा, फिर उन्होंने वैसे निकाला होगा। फाउंडेशन बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल। बिल्कुल, एक यू नीड 1 ईयर। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको 1 साल चाहिए। आप 1 साल अपना दे दीजिए, अपना बेस्ट दे दीजिए 1 साल। उस साल हो गया वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर आप आराम से 3-4-5 घंटे जो भी आप काम करते हैं उधर से वक्त निकाल के वो आप फिर स्मूथली आप प्रिपेयर कर सकते हो, आप अटेम्प्ट दे सकते हो। मेंस अगर इसमें एक चीज बस मैं ऐड करूंगा कि जो मेंस का 3 महीने का टाइम आएगा तो उस टाइम आप लीव ले लीजिए। थैंक यू सो मच शकील अहमद IPS सर। Your invaluable suggestions and your time is highly valuable to the aspirants who are looking towards you for the motivation and inspiration and strategic understanding that how you cleared the exam.
So your success is not only yours, it is the nation's success. And I hope that many of the aspirants and all across the communities also get inspired and look towards you and try to set targets what you did and try to achieve those targets and become the achievers. Thank you so much for your invaluable time, sir.